नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चाणक्य परिवार की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारा इससे पहले जो टॉपिक था राजस्थान का एकीकरण, वो हमने अपने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। और आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करने वाले हैं अपने भारत के और राजस्थान के कुछ ऐसे अभिलेखों के बारे में जानकारी लेंगे। तो ज़्यादातर हम राजस्थान के अभिलेखों के बारे में जानकारी लेंगे। तो हम पुरातात्विक जो स्रोत हैं, जिनसे इतिहास का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, उन पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जानकारी लेंगे। तो आज हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा पुरातात्विक स्रोतों के अंदर अभिलेख। तो हमारा मुख्य टॉपिक है राजस्थान के अभिलेख। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज हमारा टॉपिक राजस्थान के अभिलेख। दोस्तों, राजस्थान के अभिलेख मतलब इंस्क्रिप्शंस ऑफ राजस्थान। अगर हम बात करें तो राजस्थान के अभिलेखों को, तो इनको कहा जाता है इंस्क्रिप्शंस ऑफ राजस्थान। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें राजस्थान के अभिलेखों की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस शब्द की जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। मतलब क्या है? अभिलेख। तो दोस्तों, अभिलेख क्या है? अगर अभिलेख को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले ये चीज लिखनी है कि अभि और लेख ये दो अलग अलग शब्द हैं। तो अभि का अर्थ होता है ऊपर और लेख का अर्थ होता है लिखना। मतलब आप जब भी किसी चीज के ऊपर लिखोगे वो क्या हो जाएगा? अभिलेख हो जाएगा। मान लो मैंने हाथ पर कुछ लिखा तो नो डाउट वो अभिलेख है, क्योंकि कई बार हम लोग क्या कहते हैं, यही नहीं समझ पाते हैं कि भी अभिलेख शिलालेख होते हैं या अभिलेख कोई और चीज भी होती है। वो हर चीज जो किसी चीज पर लिख दी जाए वो अभिलेख है। और वो अभिलेख हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? प्राचीन है, पुरातात्विक है, जो क्या है मतलब ना रेयर केस में हमें बहुत पुराने मतलब हमें प्राप्त हुए हैं। तो जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि मान लीजिए किसी ने हाथ पर कुछ लिख दिया तो नो डाउट वो भी अभिलेख है। लेकिन अब वो हाथ के ऊपर लिखा गया है तो अभी तो हट जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा हस्त, क्योंकि हाथ को कहा जाता है हस्त, तो वो बन जाएगा हस्तलेख। तो यहां से पता लग जाएगा कि वो हस्तलेख जो है ना वो अभिलेख है, लेकिन वो लिखा हाथ पर गया इसलिए उसे कहा गया हस्तलेख कहा गया। ऐसे ही अभिलेख अगर मान लीजिए मैंने एक पत्थर पर लिखा, शिला पर लिखा, तो वो बन गया अभिलेख, लेकिन उस अभि को काट देंगे और उसकी जगह शिला कर देंगे तो वो बन जाएगा शिलालेख। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर अभिलेख के कुछ प्रकार बताता हूँ, जिसको समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी आगे जाकर कि किस कारण से हम अभिलेखों के अंदर अलग अलग क्या करते हैं, नाम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभिलेख जो है, अभिलेखों की अगर हम श्रेणी की बात करें तो कुछ श्रेणियों में अभिलेख को बांट दिया जाता है। तो उन श्रेणियों में जैसे मैं आपके पास एक श्रेणी बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि किसी चीज को या किसी जानकारी को जब किसी बड़े पत्थर पर क्या किया जाए, उकेरित किया जाए या उत्कीर्ण किया जाए या लिखा जाए, तो वो कहलाता है, पत्थर का मतलब शिला, और उस पर लिख दिया जाए तो वो बन जाएगा क्या? शिलालेख। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभिलेखों का एक प्रकार ये भी है कि जहां पर बड़े बड़े पत्थरों पर क्या करेंगे, कुछ शासक जो है वो जानकारियां लिखेंगे, और वो जानकारियां जो है वो अपने उनके आदेश भी हो सकते हैं और जनता को दी जाने वाली क्या हो सकती है? जानकारी भी हो सकती है। और इस प्रकार के शिलालेखों की शुरुआत जो है वो याद रखिएगा भारत में सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? सम्राट अशोक के द्वारा की गई थी। ये वही अशोक है दोस्तों जो मौर्य वंश का शासक था और जिसने क्या किया था? बौद्ध धर्म क्या कर लिया था? ग्रहण कर लिया था। तो अशोक ने हमारे भारत के अंदर, याद रखिएगा दोस्तों, शिलालेख लिखवाने की परंपरा क्या की है? शुरू की है। सबसे प्राचीन शिलालेख जो है वो किसके हैं? अशोक के ही हैं। ध्यान रखिएगा, हमारे भारतीय राजाओं के अंदर। अगर हम बात करें कि सर ये अशोक ने ये लेख लिखवाने की परंपरा कहां से सीखी, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अशोक ने ये परंपरा जो है वो एक ईरानी शासक हुआ करता था, ठीक है दोस्तों, जिसका नाम था डेरियस प्रथम। ध्यान रखिएगा, डेरियस प्रथम, इसको दारा प्रथम भी कहते हैं। इस डेरियस प्रथम से उसने ये अभिलेख लिखवाने की परंपरा क्या है मतलब है ना सीखी थी, या ये मान लीजिए उसकी नकल की थी, या उसको उसको देखकर उसने ये क्या किया था? करना शुरू किया था। तो चलिए, हम बात कर रहे थे अभिलेख की, तो बड़े बड़े पत्थरों पर जो लेख लिखा जाएगा वो क्या हो जाएगा? शिलालेख हो जाएगा। बड़े बड़े चट्टानों पर जो लेख लिखा जाएगा वो क्या हो जाएगा? शिलालेख हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए कि कहीं क्या है, कुछ अभिलेख जो है वो क्या किए जाते हैं? स्तंभ पर लिख दिए जाते हैं। स्तंभ पर लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि वो क्या बन गया? स्तंभ लेख, क्योंकि वो अब किस पर अंकित किया गया है? स्तंभ पर, तो वो बन जाएगा क्या? स्तंभ लेख। इसी तरह मैं अगर अगले अभिलेख की बात करूं तो अगला अभिलेख जो है वो क्या कहलाएगा? जैसे मान लीजिए गुफाओं की दीवारों पर लिख दिया गया, तो गुफा को क्या कहा जाता है? गुहा। तो इसीलिए वो बन जाएगा क्या? गुहा लेख, क्योंकि वो गुफाओं की दीवारों पर लिखा गया, गुफाओं के अंदर लिखा गया, तो वो बन गया गुहा लेख। तो ये भी एक अभिलेख की श्रेणी में आता है। इसी तरह अगर हम और बात करें तो जैसे मान लीजिए कि कई बार क्या होते हैं कि कुछ राजाओं के द्वारा सिक्के चलाए जाते हैं और उन सिक्कों पर वो अपनी उपाधियां लेते हैं
या किसी प्रकार की क्या करते हैं जानकारी डाल देते हैं, या किसी प्रकार के ताम्र पत्र क्या करते हैं वो निकालते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, सिक्के या ताम्र पत्र जो हैं अगर उन पर भी किसी प्रकार की कुछ चीजें अंकित हैं तो वो भी याद रखिएगा किस श्रेणी में डाले जाएंगे, अभिलेख की ही श्रेणी के अंदर डाले जाएंगे। हालांकि इस चीज को हम आगे थोड़ा और क्लियर करेंगे कि जब कोई इंसान केवल सिक्कों की ही जानकारी को क्या करे, ठीक है ना, पढ़े और या उसी का अध्ययन करे तो वो क्या कहलाता है, और केवल कोई इंसान जो अभिलेखों को पढ़े या लिपि को पढ़े तो वो क्या कहलाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या करेंगे, हम अलग अलग क्या करेंगे, इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। लेकिन यहां पर मेरा सबसे पहला मकसद था अभिलेख के अर्थ को आपको बताना, ताकि आप आज के बाद ये पजल ना हो कि ये अभिलेख है या शिलालेख है या क्या है, बल्कि जो भी लेख है जो किसी चीज पर लिखा गया है वो सभी अभिलेख कहलाएंगे, और वो अलग अलग कैटेगरी में क्या हो जाएंगे, अपने आप में वर्गीकृत हो जाएंगे जब वो उन चीजों पर लिखे जाएंगे। पत्थर पर लिखा गया तो शिलालेख बन गया, स्तंभ पर लिखा गया स्तंभ लेख बन गया, गुहा पर लिखा गया, ठीक है ना, गुफाओं में लिखा गया गुहा लेख बन गया, ताम्रपत्र पर लिखा गया ताम्रपत्र लेख बन गया, ठीक है ना, ताम्रपत्र लेख बन गया। तो ये जो है ये लेख के क्या है, प्रकार है जिन्हें हम अभिलेख कहते हैं। तो इसका मतलब आज हम राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेखों के बारे में जानकारी करेंगे, और आज से इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, अपना पूरा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत, क्योंकि अभिलेख जो है वो हमें इतिहास की क्या करते हैं, जानकारी बताते हैं। और केवल अभिलेख ही नहीं, सिक्के भी, ताम्रपत्र भी, और उजड़ी हुई बस्तियों से मिलने वाले पुरातात्विक सामग्रियां भी, वो जितनी भी चीजें हैं वो हमें क्या करती हैं, एक प्रकार से उन वस्तुओं को हम पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं। और केवल यही नहीं, इसके अलावा ग्रंथ भी क्या है, पुरातात्विक स्रोत है। तो हम इनकी अलग अलग कुछ क्या बना देते हैं, कैटेगरीज बना देते हैं, इनको अलग अलग क्या कर देते हैं, कुछ भागों में बांट देते हैं। तो चलिए उसी वर्गीकरण को हम क्या करते हैं, समझते हैं। हम राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत पढ़ रहे हैं, और उस प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत के अंदर सबसे पहली बात आती है कि पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। जैसा कि अपने नाम से ही स्पष्ट है, ये पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक का मतलब है कि ऐसे तत्व जो पुराने हैं और जो हमें पुरानी क्या है, जानकारी क्या कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। तो वो स्रोत, वो चीजें जो हमें प्राचीन काल की क्या करती है, जानकारी देती है। तो उसमें सबसे पहले आता है क्या, नष्ट हुई मानव सभ्यताओं के अवशेष। जैसा कि हम बात करते हैं कि कालीबंगा में हमें जूता हुआ खेत मिल गया, या हमें कालीबंगा के अंदर लकड़ी की नालियों के प्रमाण प्राप्त हुए, या हम बात करते हैं कि वहां से हमें कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। तो दोस्तों ये सारी जानकारी जो है, जो किसी उजड़ी हुई बस्ती से हमें प्राप्त हो रही है, ये एक प्रकार के से इतिहास के निर्माण में क्या करती है, हमारी मदद करती है। कालीबंगा के लोग नहीं लिख के गए हैं कि वो खेती करते थे, लेकिन हमें जूता हुआ खेत मिला तो हमने उसको देखकर क्या कर लिया, अनुमान लगा लिया। और नो डाउट कालीबंगा ने अगर कुछ लिखा भी है उनके लोगों के द्वारा, तो आप जानते हो कालीबंगा सिंधु से रिलेटेड है, और सिंधु जो है वो अपने आप के अंदर सिंधु लिपि को आज तक कोई क्या नहीं कर पाया, पढ़ नहीं पाया। उसे पढ़ने का क्या किया जा रहा है, प्रयास ही किया जा रहा है। तो यहां पर आपको समझना होगा कि नष्ट हुई मानव की जितनी भी सभ्यताएं हैं, जैसा कि हम इन सभ्यताओं में पढ़ते हैं और हमने इससे पहले पढ़े भी हैं कि कालीबंगा, आहड़, ठीक है ना, गणेश्वर, बैराट। तो आप देखो इनमें जितनी भी चीजें हमें प्राप्त हुई, पुरातात्विक चीजें, चाहे हमें मान लो बैराट से कोई सोने का कलश प्राप्त हुआ, या हमें कोई यूनानी शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई, या पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए, तो वो प्राचीन इतिहास की हमें क्या कर देते हैं, जानकारी देते हैं, और उन्हीं के आधार पर हम इतिहास का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये जो चीजें हैं, उन चीजों को हम किसके अंदर डालेंगे, पुरातात्विक स्रोतों में डालेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। जैसे गृह अवशेष, जैसा कि मैंने अभी बताया कि घर ईंटों के बने हुए हैं, कच्ची ईंटों के, पक्की ईंटों के, या पत्थर के बने हुए हैं, तो ये सब चीजें जो है वो किस में जाएंगी, पुरातात्विक स्रोतों में जाएंगी। मृद भांड, मिट्टी से बने हुए भांड, कि वो लाल और काले बने हुए हैं, लाल और भूरे बने हुए हैं, लाल और नीले बने हुए हैं, लाल और गुलाबी बने हुए हैं। तो आप ये सोच के देखिए कि अनेक प्रकार के मर्द भांड जो है वो भी हमें अलग अलग सभ्यताओं के अंदर प्राप्त होते हैं, जिनको भी पुरातात्विक सामग्री के अंदर ही क्या किया जाता है, स्रोतों में क्या किया जाता है, डाला जाता है। पाषाण अर्थात पत्थरों से के बने औजार, ताम्र मतलब अर्थात तांबे से बने औजार, कांसे से बने औजार, और लोहे से बने औजार, या किसी प्रकार की भी वस्तु, वो भी किस में डाली जाएगी, पुरातात्विक स्रोत के अंदर क्या की जाएगी, शामिल की जाएगी। उसके बाद मणके, ठीक है ना, जैसा कि हम देखते हैं कि हमें कालीबंगा सिंधु सभ्यता से अनेक प्रकार की क्या चीजें प्राप्त होती हैं। हमें चाहुंदड़ो नाम का एक स्थल है जो कि पाकिस्तान के अंदर सिंधु नदी के किनारे पर मिला है, वहां पर तो हमें मणके बनाने का एक क्या प्राप्त हुआ है, कारखाना भी प्राप्त हुआ है। तो ये जो चीजें हैं ये सब की सब पुरातात्विक स्रोतों में क्या की जाती है, काउंट की जाती है। मुद्राएं और मोहरें भी जो है वो भी किसमें है, पुरातात्विक, ठीक है ना, सामग्री में या साक्ष्य में क्या की जाएगी, काउंट की जाएगी।
अगला पॉइंट सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें तो वो आता है पूरा लेखीय स्रोत। तो देखिए पूरा लेखीय स्रोत, अभी तक ये तो थी चीजें, ये तो थी तत्व या मतलब सामग्री, जिनको हम पुरातात्विक सामग्री के रूप में लेकर हम उनको देखकर अनुमान लगाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें उस क्षेत्र से या उस सभ्यता से या उस उक्त इतिहास के मतलब महत्वपूर्ण विषय से हमें लिखा हुआ कुछ प्राप्त हो जाता है, जैसे हमें अभिलेख प्राप्त हो गया, हमें लिखा हुआ, या हमें वहां के सिक्के प्राप्त हो गए, ठीक है ना, जिन पर क्या है उपाधियां या राजा के बारे में कुछ लिखा हुआ है या चित्र में कुछ दर्शाया गया है, ठीक है ना, ताम्रपत्र प्राप्त हो गया। तो जो भी जानकारी हमें लेख के रूप में प्राप्त होगी, अभिलेखीय रूप में प्राप्त होगी, और उनको हम किस में डाल देंगे, पूरा लेखीय स्रोतों में, अर्थात प्राचीन, ठीक है ना, लिखित प्रमाणों के अंदर डाल देंगे। इसे यूं कह सकते हैं प्राचीन लिखित प्रमाण, और इसे हम यूं बोल सकते हैं कि प्राचीन वस्तुओं से संबंधित प्रमाण। यहाँ वस्तुएं मिलेंगी और यहाँ पर आपको लिखी हुई चीजें क्या होंगी, प्राप्त होंगी, चाहे वो सिक्कों पर लिखी हो, चाहे ताम्रपत्र पर लिखी हो, चाहे किस पर लिखी हो, अभिलेखों पर लिखी हो, ठीक है ना, जो हमें केवल क्या है कुछ जानकारियां प्रदान करेगी, संपूर्ण जानकारी प्रदान नहीं करेगी। अब बात आती है कि क्या सर इस इतिहास के अंतर्गत हम अगर पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो क्या उसमें साहित्य को भी शामिल करेंगे क्या? बिल्कुल। अब आप एक चीज देखिए, यदि मान लीजिए मुझे मौर्य वंश के बारे में जानना है तो आप एक बात बताइए, मैं क्या पढ़ूंगा? मैं पढ़ूंगा, ठीक है ना, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, या मैं पढ़ूंगा मेस्टनीज की इंडिका, या मैं पढ़ूंगा मुद्रा राक्षस। अनेक ऐसी चीजें, ऐसे ग्रंथ, ऐसे साहित्य जिनको पढ़कर मैं उस चीज की क्या कर सकता हूं, जानकारी ले सकता हूं। अगर मैं इन चीजों को पढ़ रहा हूं तो ये सब चीजें किसके अंतर्गत आ जाएंगी, साहित्य के अंतर्गत आ जाएंगी। और ये साहित्य कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के, एक तो बहुत ज्यादा पुराने और एक जो बाद में लिखे गए, अर्थात क्या है, आधुनिक। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि एक ऐसे साहित्य जो ऐतिहासिक साहित्य हैं, जो काफी पुराने हैं और जो क्या है प्राचीन काल की जानकारी देते हैं, और एक ऐसे साहित्य जो बाद में लिखे गए और आधुनिक काल की क्या करते हैं, जानकारी देते हैं। तो ऐतिहासिक साहित्य और दूसरा बन जाएगा आधुनिक साहित्य। इसमें हम ऐतिहासिक साहित्यों में हम जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, बात करें तो राजस्थानी साहित्य, फारसी साहित्य, ये सब जो है वो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम शामिल कर सकते हैं, इसके अंदर क्या कर सकते हैं, श्रेणी में रख सकते हैं। आशा करता हूं कि राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोतों की ये तीन कैटेगरी आपको क्या हो गई अच्छे से क्या हो गई, समझ में आ गई होगी। दोबारा बता देता हूं, पहला है पुरातात्विक स्रोत, जिसके अंदर हम केवल तत्व रखेंगे, सामग्री रखेंगे और उनके आधार पर हम क्या लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे। दूसरे नंबर पर आता है पूरा लेखीय, कि भी लिखित मिलेगा, या तो हमने उसे पढ़ लिया है तो हम उसके बारे में क्या कर देंगे, लिखा हुआ देखकर अनुमान लगा देंगे, और अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो उस वस्तु को देखकर ही क्या कर पाएंगे, अनुमान लगा पाएंगे। और यहां पर है साहित्य, जिसको हम पढ़कर क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, उस काल की जानकारी ले सकते हैं। अब आता है मुख्य सवाल कि सर क्या ये इन चीजों का अध्ययन करना किसी एक ही कैटेगरी में आता है क्या? जैसे मान लीजिए कुछ लोग सिक्कों के आधार पर क्या कर रहे हैं, इतिहास को लिखने का प्रयास कर रहे हैं या उसके बारे में बता रहे हैं, और कुछ लोग सिक्कों को नहीं, केवल अभिलेखों को महत्व देते हुए और जो अभिलेखों में लिखा है उसके आधार पर क्या है, इतिहास लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो हैं, और इन लिपियों को पढ़ने का भी जो ये सिलसिला है, क्या ये एक ही कैटेगरी में आता है? ऐसा नहीं है दोस्तों। आज हम उस चीज को भी पूछेंगे, उस चीज को भी थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में एक दो बार ये बातें पूछी गई हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि ये ज्यादातर क्या होता है, इनको हम क्या है ज्यादा पढ़ते नहीं है, और शायद यही रीजन है कि वो ऊपरी तौर पर क्या कर लेता है, कुछ क्वेश्चन कर लेता है। तो चलिए बात करते हैं अपने उसी से संबंधित उस जानकारी को लेकर, कि सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं पेलियाग्राफी की, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर ये पेलियाग्राफी क्या है? तो दोस्तों मैं यहाँ थोड़ा बात करूं आपसे पेलियाग्राफी के बारे में, तो ध्यान रखिएगा, पेलियाग्राफी एक अध्ययन है, जो अध्ययन किस रूप में माना जाता है, लिपि के अध्ययन के रूप में माना जाता है। जब किसी इतिहासकार के व्यक्ति के द्वारा या किन्हीं लोगों के द्वारा लिपियों का अध्ययन किया जाता है या लिपि का अध्ययन किया जाता है, तो याद रखिएगा लिपियों का अध्ययन या लिपि का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, पेलियाग्राफी कहलाता है, ठीक है ना दोस्तों। कि भी मान लीजिए कोई व्यक्ति सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में जानना चाह रहा है और उसका अध्ययन कर रहा है और उसे नहीं पढ़ा जा पा रहा है, लेकिन वो पढ़ने का प्रयास कर रहा है और अन्य लिपियों को क्या कर रहा है, वो देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप उस आदमी के लिए कह सकते हैं कि वो पेलियाग्राफी का क्या कर रहा है, अध्ययन कर रहा है। अर्थात लिपियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पेलियाग्राफी कहलाता है। सेकंड नंबर पर आता है, ठीक है ना, एपिग्राफी। ठीक है दोस्तों, एपिग्राफी जो है वो क्या है? एपिग्राफी जैसा कि अभी हमने पढ़ा, हमने अभिलेखों के प्रकार पढ़े थे, वही रीजन है कि जब कोई आदमी इन अभिलेखों को पढ़ने का प्रयास करता है, मान लो स्तंभ लेखों को पढ़ने का प्रयास कर रहा है,
शिलालेखों के ऊपर अपना मतलब है ना समय लगा रहा है और अन्य चीजों पर समय लगा रहा है जो अभिलेख से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा उसे कहेंगे एपिग्राफी अध्ययन। अर्थात अभिलेखीय अध्ययन जो है या अभिलेखों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, अभिलेखों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, याद रखिएगा दोस्तों एपिग्राफी कहलाता है। तो पहला था पेलियाग्राफी जिसके अंदर लिपि का अध्ययन किया जाता है, दूसरा था एपिग्राफी जिसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है, और तीसरा आता है आपके पास न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब है सिक्कों के का क्या करना, अध्ययन करना, और सिक्कों के आधार पर किसी चीज का क्या करना, इतिहास लिखना। तो ये भी याद रखिएगा सिक्कों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, सिक्कों का अध्ययन जो है वो न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। और एक शब्द और हमें मिलता है और वो मिलता है आर्कियोलॉजी। देखिए आर्कियोलॉजी क्या है, कई बार आप पढ़ते हो कि भी एक पुरातात्विक विभाग है जो क्या करता है, मतलब पुरानी चीजों का क्या करता है, अध्ययन करता है, पुरातत्व का अध्ययन करता है। तो बस वही आर्कियोलॉजी जो है वही है, ध्यान रखिएगा, जो पुरातत्व का अध्ययन करे वो क्या है, आर्कियोलॉजी, पुरातत्व का अध्ययन। और पुरातत्व का अध्ययन क्या कहलाता है, आर्कियोलॉजी कहलाता है। यहां पर आपको मैं कुछ दो बातें और थोड़ा विशेष बताना चाहूंगा, और वो क्या है, वो ये है कि जब हम बात कर रहे हैं लिपियों के अध्ययन की, तो दोस्तों थोड़ा ध्यान रखिएगा, लिपियों के अध्ययन में सबसे पहले ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनके द्वारा प्रथम, ठीक है ना, या लिपि के आधार पर प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, लिपि का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन जो है अर्थात पेलियाग्राफी जो है, प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, हीराचंद ओझा, ठीक है ना। डॉक्टर ओझा जी के द्वारा जो था वो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे प्रथम सबसे पहले लिपि का वैज्ञानिक क्या किया क्या था, अध्ययन किया गया था। और इसीलिए उन्होंने इसके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी थी, भारतीय प्राचीन लिपिमाला। ये याद रखिएगा, लिपियों के अध्ययन के रूप में इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था भारतीय प्राचीन लिपिमाला। तो ये पूछने में कोई बड़ी बात नहीं है कि आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड या कोई भी परीक्षा जो है वो ये पूछ सकती है कि बताइए भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक पुस्तक जो है वो किसकी लिखी हुई है। तो याद रखिएगा ये पुस्तक किसकी लिखी हुई है, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा की लिखी हुई है, या डॉक्टर ओझा ने क्या किया है, इस पुस्तक को लिखा है। तो ये तो हमारा वो नॉलेज था जो ऊपरी तौर का है, लेकिन बहुत बार परीक्षाओं में क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, और कई बार ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि बताइए कि अभिलेखों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है या एपिग्राफ कहलाता है। अब मैं इसको याद करने का तरीका भी आपको बताता हूं, ऐसा कोई ट्रिक नहीं बता रहा, केवल इन्हीं शब्दों से ही आपको क्या कर रहा हूं, इनको याद करने का तरीका बता रहा हूं। देखिए जब आप इन नामों को चेक करोगे दोस्तों, तो जैसे आपने कहा पेलियाग्राफी, आपने कहा एपिग्राफी और आपने कहा न्यूमिस्मेटिक्स, तो जब आप पहला नाम पढ़ते हो तो आप गौर से देखो कि इसके अंदर ली आ रहा है और बाकी किसी नाम के अंदर ली नहीं आ रहा। एपिग्राफी न्यूमिस्मेटिक्स दोनों में कहीं भी ली नहीं आ रहा, ली नहीं आ रहा तो आप समझ लीजिए ली से बन जाएगा लिपि। इसका मतलब आप समझ लेना, जो भी नाम वहां लिखा हुआ आए, चार ऑप्शन आपके पास आएंगे, या तो वो ये कहेगा बताइए लिपि के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो चार ऑप्शन दे देगा वो, या फिर वो ये पूछेगा कि बताइए पेलियाग्राफी किसका अध्ययन है, तो नीचे उत्तर दे देगा। तो यहां पर याद रखिएगा ली लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाना कि ली से बन गया क्या, लिपि का अध्ययन। फिर उसके बाद आता है एपिग्राफी। एपिग्राफी को याद रखना है तो आप ये देखिए कि ए में पहले नंबर पर ही ए आ रहा है, और ए का मतलब क्या होता है, अभिलेख, तो इसका मतलब अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाएगा, एपिग्राफी। और रहा हमारे पास न्यूमिस्मेटिक्स, तो ये रह जाएगा हमारे पास क्या, सिक्कों का अध्ययन। तो इस तरह मैं आशा करता हूं कि ये तीनों चीज जो है वो आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ गई होगी और इसे आप अच्छी तरह क्या कर लोगे, याद भी कर लोगे। परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये फैक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे हम अभिलेखों के बारे में, तो चलिए हम राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख पढ़ते हैं और राजस्थान के कुछ अभिलेखों के बारे में क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं जो कई बार परीक्षाओं में पीछे पूछे गए हैं, और ये भी याद रखिएगा कि भी इन अभी जो परीक्षाएं अभी होने वाली हैं, जिसमें पशु परिचर की जो परीक्षा है उसके अंदर तो सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेखों का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, देख लेना आप। कारण क्या है, क्योंकि इससे पहले भी पूछे गए हैं अभिलेखों से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसीलिए हम कुछ मेन ऐसे अभिलेख कर रहे हैं जो लगातार परीक्षाओं में क्या है, पीछे पूछे गए हैं। जिनमें सबसे पहला अभिलेख हम पढ़ने वाले हैं बड़ली का शिलालेख।
अब आप कहोगे सर बड़ली का शिलालेख ही क्यों सबसे पहले पढ़ा जाए, उसका क्या रीजन है? तो हम सबसे पहली लाइन के अंदर ही आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। सबसे पहली बात करेंगे कि बड़ली राजस्थान के अंदर कहां पड़ता है। बड़ली राजस्थान के अंदर अजमेर जिले के अंदर है, और ये जो अभिलेख है इसका समय है 443 ईसा पूर्व। यहां ध्यान रखिएगा दोस्तों, थोड़ा मैं समय बोल रहा हूं ईसा पूर्व को लेकर, ठीक है ना, 443 ईसा पूर्व, इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक है ना, 0 से 400 450 वर्ष लगभग क्या है, लगभग 450 वर्ष पहले 443 ईसा पूर्व का ये अभिलेख है। और ये अभिलेख जो है ये राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक बड़ी शिला पर लिखा हुआ मिला है हमें ये, ठीक है ना। और इसीलिए ये अभिलेख जो है वो हमें क्या कहा, इस अभिलेख को क्या कहा जाता है, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख भी कहा जाता है। अब यहाँ पर एक और आता है कि ये राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये लिखा हुआ है कि ये भारत का दूसरा प्राचीन क्या है, शिलालेख है। तो सवाल मन में ये आएगा कि सर अगर ये भारत का दूसरा प्राचीन शिलालेख है तो भारत का पहला प्राचीन शिलालेख कौन सा है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भारत का प्रथम प्राचीन शिलालेख जो है या सबसे पुराना प्राचीन शिलालेख जो है, भारत का प्राचीन शिलालेख जो है, शिलालेख प्रियवा का शिलालेख है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रियवा, ठीक है दोस्तों, प्रियवा का शिलालेख है। और इस प्रियवा का शिलालेख का समय जो है वो 487 ईसा पूर्व है। तो ये ध्यान रखिएगा ये भारत का सबसे प्राचीन शिलालेख है जो पहले नंबर का है, लेकिन ये भारत का दूसरा है, परंतु राजस्थान का क्या है, पहला प्राचीन शिलालेख है। चलिए आते हैं हम बड़ली शिलालेख के ऊपर। बड़ली का जो शिलालेख है ये हमें अजमेर के अंदर भिलोट माता के मंदिर के अंदर एक स्तंभ पर क्या होता है, स्तंभ के टुकड़ों पर क्या होता है, हमें प्राप्त होता है। स्तंभ का मतलब ये नहीं कि ये स्तंभ शिलालेख है, मतलब टुकड़ों पर, चट्टान के टुकड़ों पर हमें क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है, इसीलिए हम इसे शिलालेख बोल रहे हैं। अगर पूर्ण रूप से एक स्तंभ पर प्राप्त होता तो फिर हमें इसको शिलालेख न बोलकर स्तंभ लेख कह देते, ध्यान रखिएगा। यहां पर बात करते हैं कि इस स्तंभ के टुकड़ों पर प्राप्त हुआ है, ये देखिए, और इसकी लिपि जो है वो कौन सी है, ब्राह्मी। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये ब्राह्मी लिपि के अंदर हमें क्या होता है, प्राप्त होता है, जो राजस्थान का सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पुराना क्या है, शिलालेख है। नेक्स्ट दूसरे शिलालेख की तरफ चलते हैं, और दूसरा शिलालेख जो है वो घटियाला का शिलालेख है। और घटियाला का शिलालेख जो है वो किस राजवंश से संबंधित है, प्रतिहार राजवंश से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि घटियाला शिलालेख का संबंध निम्न में से किस राजवंश से है। तो सबसे पहली बात तो आप याद रखोगे घटियाला शिलालेख का संबंध जो है वो किस राजवंश से है, प्रतिहार राजवंश से है। दूसरी बड़ी बात हम बात करेंगे तो याद रखिएगा घटियाला जो है वो जोधपुर के अंदर पड़ता है, और इसी घटियाला को प्राचीन काल के अंदर रोहिस्कूप नगर के नाम से क्या किया जाता था, जाना जाता था। और इसी रोहिस्कूप के बारे में, ठीक है ना, आपको थोड़ा सा यहाँ भी ये भी याद रखिएगा, कई बार बच्चे कुछ पजल हो जाते हैं और ये कहते हैं कि सर घटियाला शिलालेख जो है वो हमें कैसे प्राप्त होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा घटियाला शिलालेख जो है हमें 4 खंडों में प्राप्त हुआ है, ये 4 शिलालेखों के रूप में प्राप्त हुए, जिसके 2 टुकड़े जो है वो हमें क्या है, ककुक के काल, शासक के काल की जानकारी देते हुए प्रतिहार वंश के बारे में बताते हैं। और इसके अलावा उसके 2 जो भाग हैं, ठीक है ना, वो भी घटियाला के अंदर ही प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसके अंदर हमें, ठीक है ना, प्रतिहार वंश की जानकारी के साथ साथ हमें ये लिखा हुआ मिलता है कि इनका आदि पुरुष और इनका मूल पुरुष जो था वो कौन था, हरिश्चंद्र था। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये घटियाला शिलालेख जो है वो कुल हमें कितने भागों के अंदर प्राप्त हुआ है, 4 भागों के अंदर क्या है, प्राप्त हुआ है। जिसमें मैं बात कर रहा हूं आपके साथ किसकी, ठीक है ना, 861 ईस्वी जोधपुर की, जिसकी भाषा क्या है, संस्कृत है। यहां पर याद आया मुझे, एक नोट और लिख लीजिएगा अगर आप बात करें कि देखिए हमारे राजस्थान के अंदर लगभग जितने भी शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं उन शिलालेखों की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, उन शिलालेखों की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कहीं ना कहीं वो या तो हमें संस्कृत में प्राप्त होते हैं, या फिर वो हमें कहां प्राप्त होते हैं, या फिर हमें किस भाषा में प्राप्त होते हैं, राजस्थानी में प्राप्त होते हैं। तो आपको यहां थोड़ा ध्यान रखना होगा, ये तो संस्कृत में है या फिर ये किस में है, राजस्थानी में है। लेकिन अब मैं जो बात बता रहा हूं आपको नोट के अंदर वो ये है कि जैसा मैंने कहा कि घटियाला शिलालेख की भाषा जो है वो संस्कृत है, तो कई बार सवाल ये उठ जाता है कि भारत का संस्कृत भाषा का पहला शिलालेख कौन सा है। तो यहां ध्यान रखिएगा भारत का संस्कृत भाषा का प्रथम शिलालेख जो है, प्रथम शिलालेख या प्रथम अभिलेख जो है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, वो कौन सा है, जूनागढ़ अभिलेख है, ध्यान रखिएगा दोस्तों,
जूनागढ़ जो कि गुजरात में पड़ता है। और ये जो शिलालेख है ये हमें कहाँ प्राप्त हुआ है, गिरनार पर, गिरनार नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है। और ये शक शासक रुद्र दमन के द्वारा क्या किया गया था, या रुद्रा दमन के द्वारा क्या किया गया था, लिखवाया गया था। तो याद रखिएगा जूनागढ़ में गुजरात की बात कर रहा हूं, और गिरनार नामक क्षेत्र जो है यहां से हमें ये क्या है प्राप्त हुआ है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये भारत का प्रथम संस्कृत का क्या है, प्रथम शिलालेख है, ध्यान रखिएगा ये भारत का। चलिए जैसा कि बात कर रहे थे हम घटियाला शिलालेख के बारे में, तो घटियाला शिलालेख के अंदर हमें प्रतिहारों के किस शासक की जानकारी मिलती है, ककुक की जानकारी क्या है प्राप्त होती है। साथ ही साथ इस शिलालेख को लिखने वाला व्यक्ति जो है वो सुवर्णकार कृष्णेश्वर था या स्वर्णकार कृष्णेश्वर था। यहां पर यूं भी लिखा हुआ मिल जाता है आपको सुवर्णकार कृष्णेश्वर, ठीक है दोस्तों। तो इसके उत्कीर्णकर्ता थे, और उत्कीर्णकर्ता के साथ साथ लेखक जिसने इस शिलालेख को लिखा था, उत्कीर्ण नहीं किया था उस शिलालेख पर, जिसने लिख कर दिया और बाद में उत्कीर्ण किया गया, तो जो वो लिखने वाला व्यक्ति था वो कौन था, मग, ये ध्यान रखिएगा। और राजस्थान के अंदर ये अभिलेख हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर हमारे लिए अभिलेख इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी अभिलेख से हमें राजस्थान में सती प्रथा के प्रथम, ठीक है ना, याद रखिएगा, अभिलेखीय प्रमाण प्राप्त होते हैं। अगर मैं ये कहूं कि राजस्थान का वो पहला कौन सा, ठीक है ना, अभिलेखीय प्रमाण है जिसमें हमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, तो याद रखिएगा वो शिलालेख कौन सा है, घटियाला का शिलालेख है। जो घटियाला का शिलालेख किस राजवंश से रिलेटेड है, प्रतिहार राजवंश से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करूं अगर मैं अगले शिलालेख की, तो अगला शिलालेख पड़ता है बिजोलिया का शिलालेख 1170, जो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में ये कई बार पूछा गया है। सबसे पहली बात तो परीक्षा में ये पूछा जाता है कि बिजोलिया शिलालेख जो है ये किस शासक के काल के अंदर लिखा गया। तो याद रखिएगा बिजोलिया शिलालेख जिस शासक के काल में लिखा गया था वो शासक था सोमेश्वर चौहान। ये वही सोमेश्वर चौहान है दोस्तों जो पृथ्वीराज चौहान का क्या था, पिता था। और इस व्यक्ति का शासनकाल यदि हम बात करें तो 1177 के अंदर इसकी मृत्यु हुई थी। तो हम ये मानते हैं कि उस समय जब व्यक्ति शासक बना या गद्दी पर आकर बैठा तो उस दौरान क्या था, इसके काल के अंदर बिजोलिया का शिलालेख लिखवाया गया था। इसका मतलब बिजोलिया शिलालेख किस राजवंश से जुड़ा हुआ है, चौहान राजवंश से क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये याद रखिए। दूसरी बात, हमें यह जो शिलालेख है पार्श्वनाथ के मंदिर के पास एक चट्टान पर अंकित क्या है, प्राप्त हुआ है, एक चट्टान पर लिखा हुआ हमें ये प्राप्त होता है, जिसके रचयिता जो है वो कौन है, गुणभद्र। और ये किस भाषा के अंदर हमें प्राप्त हुआ है, संस्कृत भाषा के अंदर क्या है, हमें ये प्राप्त हुआ है। यहां पर बात करें तो इस शिलालेख को स्थापित करने वाला व्यक्ति जो था वो जैन लोलाक था, जो कि सोमेश्वर के काल के अंदर जिस व्यक्ति ने स्थापित किया था। इसी बिजोलिया शिलालेख में दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आती है। नंबर एक, इस बिजोलिया शिलालेख में ये लिखा गया है कि सांबर झील का निर्माता जो है, सांबर झील का निर्माता जो है वो कौन है, वासुदेव चौहान है। नंबर एक चीज तो कि सांबर झील का निर्माण जो है वो किसने करवाया, वासुदेव चौहान ने करवाया। हालांकि सांबर झील हम ये जानते हैं कि वो अपने आप में प्राकृतिक है, लेकिन बिजोलिया के अनुसार सांबर झील का निर्माता कौन है, वासुदेव चौहान है। दूसरी बात, इसी शिलालेख के अंदर, इसी बिजोलिया के अभिलेख के अंदर याद रखिएगा चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण जो है वो किस शिलालेख में बताया गया है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण जो है वो बिजोलिया शिलालेख में बताया गया है। और ये क्वेश्चन पीछे बार पटवार के एग्जाम के अंदर आया था, पटवार के मेन एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि बताइए निम्न में से किस, ठीक है ना, शिलालेख के अंदर चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। यहाँ चौहानों का एक शासक है जो वत्सराज के उत्तराधिकारी के रूप में माना जाता है और उसका नाम है सामंत, और कई जगह सामंत राज भी आ जाता है। इस सामंत राज को इस शिलालेख के अंदर वत्स गोत्रीय ब्राह्मण के नाम से क्या किया गया है, पुकारा गया है। अब बात करें तो इसमें राजस्थान के, ठीक है ना, ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनका हमें जिक्र मिलता है, और इन राजस्थान के उन क्षेत्रों का जिनका नाम दिया गया है, इनका नाम हमें प्राचीन नामों के आधार पर क्या है, इनका जिक्र मिलता है। जैसे मैं बात करूं भीनमाल की, तो भीनमाल का नाम इसके अंदर श्रीमाल लिखा हुआ है, याद रखिएगा भीनमाल का नाम क्या लिखा हुआ है, श्रीमाल, ठीक है ना। मैं बात करूं जालोर की, तो जालोर का नाम जो है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, जाबलीपुर, ठीक है दोस्तों, जाबलीपुर लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, जैसे कि अपने अजमेर या सांभर की, तो सांभर का नाम इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, शाकंभरी लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली का नाम इसी अभिलेख के अंदर ढिल्ली का लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, दिल्ली का नाम जो है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ढिल्ली का लिखा हुआ है। तो इससे पता लगता है कि हमें कई राजस्थान के
क्षेत्र जो थे वो प्राचीन काल में इन नामों से जाने जाते थे, वो इसी अभिलेख से हमें क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट अगर हम अब अगर कोई मान लीजिए ये लेते हैं शिलालेख के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट शिलालेख जो है वो कौन सा आता है, नानसा युग का स्तंभ शिलालेख। ठीक है ना, नानसा युग का स्तंभ शिलालेख, नानसा युग का स्तंभ अभिलेख या स्तंभ लेख। दोस्तों इससे पहले हम थोड़ा सा एक और जानकारी को कंप्लीट कर लेते हैं। कई बार आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये बिजोलिया शिलालेख जो है वो राजस्थान के शासक सोमेश्वर चौहान के काल में लिखा गया है, और राजस्थान के शासक के काल में लिखा गया है, और उसके अंदर दिल्ली का जिक्र हो रहा है, और दिल्ली का नाम जो है वो क्या बताया जा रहा है, दिल्ली का बताया जा रहा है। तो थोड़ा सा आपको इस चीज को यूं समझना होगा कि सोमेश्वर चौहान से पहले एक शासक हुए थे, आपको ध्यान हो तो, चौहान राजवंश के अंदर, और उनका नाम था विग्रहराज चतुर्थ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या नाम था, विग्रहराज चतुर्थ। मैं आपको ये इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि हमारे राजस्थान के शासकों का संबंध दिल्ली से था, और दिल्ली के बारे में वो अच्छी तरह जानते थे, और दिल्ली के क्षेत्र तक उनका साम्राज्य विस्तार था, और शायद यही रीजन था जिसके कारण दिल्ली का नाम इस शिलालेख के अंदर हमें क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। जैसा कि मैं बता रहा था कि विग्रहराज चतुर्थ एक शासक हुआ करते थे। ठीक है ना, उन विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल जो था वो 1153 से लेकर 1163 तक था, और इस 1153 से लेकर 1163 के काल के अंदर चौहानों के रूप में ये प्रथम शासक थे विग्रहराज चतुर्थ, जिन्होंने दिल्ली को जीता था, और दिल्ली को जीतकर वहां पर चौहान वंश की क्या करी थी, सत्ता डाली थी। और इसी वजह से आगे आने वाले शासकों में पृथ्वीराज चौहान और सोमेश्वर चौहान जैसे ऐसे शासक रहे हैं जिन लोगों के हाथ में दिल्ली की सत्ता रही है, और शायद यही रीजन था जिसके कारण जब बिजोलिया शिलालेख को सोमेश्वर चौहान के काल में लिखा गया, तो उस दौरान इसको लिखने वाला जो व्यक्ति था, जिसका रचयिता गुणभद्र था, गुणभद्र ने अपने इस शिलालेख के अंदर दिल्ली का भी जिक्र किया है, और दिल्ली का नाम उसने किसके नाम से लिखा है, ढिल्लिका के। इसका मतलब उस काल के अंदर दिल्ली को किसके नाम से जाना जाता था, ढिल्लिका के नाम से जाना जाता था। किस शिलालेख के आधार पर, बिजोलिया शिलालेख के आधार पर। वैसे तो हम अगर इंडियन हिस्ट्री के अंदर कुछ पढ़ते हैं तो हम ये भी मिलता है कि दिल्ली को इंद्रप्रस्थ भी कहा जाता था, लेकिन यहाँ पर हम बिजोलिया शिलालेख की बात कर रहे हैं, तो उसके आधार पर हम क्या है, दिल्ली का नाम रखेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं अगला जो हमारा नेक्स्ट जो है हमारा जो शिलालेख है, जो हमारा लेख है वो है नानसा युग का स्तंभ लेख। अब गौर से देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर इस स्तंभ लेख पर हेडिंग डाली है। स्तंभ लेख है जो एक बहुत बड़े स्तंभ पर प्राप्त हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है जो 12 फीट क्या है, लंबा है, ऊंचा है, और लगभग क्या है 5.5 फीट जो है वो क्या है, गोल है। अर्थात हम ये बात करें कि ये एक गोल स्तंभ पर, गोल स्तंभ के रूप में हमें प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। और ये गोल स्तंभ के रूप में जो हमें प्राप्त हुआ है ये जो अभिलेख है, ठीक है ना, इस अभिलेख के बारे में बात करें तो ये जो गोल स्तंभ के रूप में प्राप्त हुआ है, ये एक तालाब के अंदर प्राप्त हुआ है, हमें ध्यान रखिएगा, तालाब में प्राप्त हुआ है। अब कहा जाता है कि जब इस तालाब के अंदर पानी भर जाता है तो ये लेख जो है ये पानी में डूब जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब साफ है कि हमें अगर ये अभिलेख पढ़ना है तो तालाब का सूखना जरूरी है। अर्थात अगर तालाब में पानी नहीं है तो हम इस लेख को पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर तालाब में पानी होगा तो वो लेख जो है वो क्या हो जाएगा, वो स्तंभ जो है वो उसमें डूब जाएगा। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि क्या है कि जब तालाब का पानी सूख जाता है तभी इस लेख को क्या किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें तो इसी शिलालेख के अंदर, नानसा युग स्तंभ लेख के अंदर, याद रखिएगा दोस्तों, हमें एक षष्ठी रात्र यज्ञ का प्रमाण प्राप्त होता है। षष्ठी रात्र यज्ञ, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं षष्ठी रात्र यज्ञ जो है वो क्या है, ठीक है ना, गुण गुरु नामक व्यक्ति के द्वारा क्या था, करवाया गया था। और गुण गुरु नामक व्यक्ति जो है वो षष्ठी रात्र यज्ञ करवाता है, ठीक है ना, अपने वंश के लिए, अपने राजाओं के लिए। और इसमें ये भी जानकारी है कि ये जो यज्ञ जो है वो करवाया जा रहा है, जो इससे हमें क्या है, उत्तर भारत के अंदर, उत्तरी भारत में या उत्तर भारत के अंदर, उत्तर भारत में यज्ञों की जानकारी देता है। अर्थात उत्तर भारत में राजाओं के द्वारा क्या किया जा रहा था, यज्ञ किए जा रहे थे, उस यज्ञ की जानकारी जो है हमें कौन सा अभिलेख प्राप्त करवाता है, नानसा युग का स्तंभ लेख जो है वो हमें क्या है, प्राप्त करता है। नानसा युग का स्तंभ लेख जो है वो हमें क्या करता है, इस बात की जानकारी देता है। नानसा युग का लेख, नानसा युग का लेख जो है वो ध्यान रखिएगा उत्तरी भारत में यज्ञों की क्या प्राप्त करता है, हमें जानकारी प्रदान करता है उत्तर भारत के अंदर। दूसरी बात करें तो इसके अंदर वासुदेव व संकर्षण की भी क्या प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है। दो ऐसे शासक हैं, वासुदेव और संकर्षण,
जिनकी भी जानकारी हमें किस अभिलेख से प्राप्त होती है, नानसा युक्त स्तंभ लेख से हमें क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लास्ट अभिलेख पढ़ लेते हैं आज का, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ इसी प्रकार के और इंपॉर्टेंट अभिलेख क्या है उनके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है ना। और आज का लास्ट अभिलेख है हमारे पास मानमोरी का शिलालेख। बड़ा इंपॉर्टेंट शिलालेख है और बहुत बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो तब हो गया दोस्तों कि जब क्या ये पूछा गया कि बताइए कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड जाते समय, ठीक है ना, उन्होंने समुद्र में कौन सा शिलालेख क्या था, समुद्र में फेंक दिया था, और वो कौन सा शिलालेख था, मानमोरी का शिलालेख ही था। तो बस इसी वजह से ये शिलालेख क्या है, आज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है। और कहीं ना कहीं एक ऐसी जानकारी भी है इस शिलालेख में जो हमारे हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से भी रिलेटेड है, जो भी हमें उस घटना का क्या देती है, प्रमाण भी देती है। चलिए बात करते हैं मानमोरी का शिलालेख। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो मानमोरी का शिलालेख जो है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर एक पुठोली नाम की जगह है दोस्तों, पुठोली, और उस क्षेत्र के अंदर हमें ये शिलालेख क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, मानसरोवर झील के किनारे पर, ठीक है। अब ये जो शिलालेख है इसकी खोजकर्ता जो है वो खुद कौन थे, कर्नल टोड थे। कर्नल टोड को ये शिलालेख क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड ने शायद ये शिलालेख खोजा, इसलिए उसने सोच लिया कि भी ये संपत्ति भी फिर क्या है, मेरी है, इसको क्या किया जाए, लेकर चला जाया जाए। हालांकि दोस्तों शायद इन लोगों में कर्नल जेम्स टोड एक ऐसा व्यक्ति था जिस व्यक्ति की ये सोच रही थी कि भी जो भारत के राजपूत समाज के बारे में या यहाँ के राजपूताना के बारे में दूसरे देश के लोग भी जाने और यहाँ की भारतीय संस्कृति के बारे में दूसरे लोग जाने, इसीलिए वो शायद इन चीजों को दूसरी जगह पर भी क्या करना चाहता था, लेकर जाकर उन्हें दिखाना चाहता था। चलिए बात करें हम इसके बाद आगे कि मानमोरी का शिलालेख जो है उसका लेखक कौन है, तो याद रखिएगा पुष्य जो है इस मानमोरी के शिलालेख का क्या है, लेखक है। और उत्कीर्ण जिस व्यक्ति ने किया है उसका नाम है शिवादित्य। देखिए मानमोरी जो है वो कौन है, सबसे पहले तो आप ये याद रखिए, आपको ध्यान हो तो दोस्तों हम इस मानमोरी के बारे में पढ़ते हैं कि इसी मानमोरी को किसके द्वारा हराया गया था, बप्पा, ठीक है ना, रावल के द्वारा, या रावल बप्पा बोल दीजिए या बप्पा रावल बोल दीजिए, बप्पा रावल के द्वारा इसी मानमोरी को हराकर चित्तौड़ क्षेत्र को या चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को क्या किया गया था, 734 ईस्वी में क्या किया गया था, जीता गया था। इसका मतलब साफ है कि ये मानमोरी जो है, इस मानमोरी का समकालीन जो है वो कौन सा शासक था, मेवाड़ का बप्पा रावल। एक तो ये, दूसरी बात ये मानमोरी जो है वो कौन से वंश से रिलेटेड है, मौर्य वंश से रिलेटेड है। इससे हमें इस बात का भी पता लग जाता है कि राजस्थान के चित्तौड़ या मेवाड़ के भूभाग पर, मेवाड़ वाले भूभाग पर मौर्यों का अधिकार था, बेराट वाले क्षेत्र पर मौर्यों का अधिकार था, क्योंकि हम जानते हैं कि बेराट सभ्यता के अंदर भी हमें मौर्यकालीन क्या प्राप्त होते हैं, प्रमाण प्राप्त होते हैं। इसका मतलब मौर्य काल के अंदर हमारे राजस्थान के बहुत बड़े हिस्से पर मौर्य शासकों का क्या रहा है, अधिकार रहा है। मानमोरी के द्वारा इस शिलालेख को लिखवाया गया था 713 ईस्वी के अंदर, ठीक है दोस्तों, और उत्कीर्ण करता तो जो था शिवादित्य था। इसी मानमोरी के शिलालेख से हमें एक इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त होती है, और वो ये है कि जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, ठीक है, उस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता जो है उसके अंदर उसका नाम क्या आता है, चित्रांगद मौर्य। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ थोड़ा बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और एक बार तो ये ऑप्शन में भी आ गया था, दोनों के दोनों एक साथ। समझिए इसको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। उसमें क्वेश्चन ही आया था कि बताइए चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है, और आप मानोगे नहीं उसके अंदर ऑप्शन में एक ऑप्शन था चित्रांगद मौर्य, ठीक है दोस्तों, और एक ऑप्शन था चित्रांग मौर्य, एक था चित्रांग। ये दोनों के दोनों ऑप्शन में आए हुए हैं। लेकिन सवाल ये भी था कि मानमोरी के शिलालेख के आधार पर, ठीक है ना, चित्तौड़ का क्या है शासक या चित्तौड़ का निर्माता कौन है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, चित्रांगद मौर्य नामक नाम जो है वो आपको किस शिलालेख में प्राप्त होता है, मानमोरी के शिलालेख के अंदर क्या होता है, प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि चित्तौड़ दुर्ग का निर्माता सर, हमें तो कुछ किताबों में चित्रांगद भी दिखाई दे, चित्रांग भी दिखाई देता है, तो नो डाउट चित्रांग भी आता है। लेकिन याद रखिएगा चित्रांग जो है वो केवल हमारे राजस्थान के अंदर एक कविराज श्यामल दास जी हुए हैं, जिनके द्वारा अपनी पुस्तक लिखी गई थी एक, ठीक है ना, जिसका नाम क्या था, वीर विनोद। और उस वीर विनोद नामक पुस्तक के अंदर उन्होंने इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता जो है वो किस क्या दिया है, चित्रांग दिया है। तो चित्रांग और चित्रांगद मौर्य दोनों नाम ऑप्शन में आए हुए हैं। मैं जब आगे आगे जब इन चीजों के बारे में थोड़ा और अपनी चर्चा करेंगे तो मैं आपको उस क्वेश्चन की पिक भी क्या करूंगा, साथ में दिखाऊंगा, कि आपको पता लगेगा कि कई बार इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कंट्रोवर्सी
पैदा कर देते हैं और अपने दोनों चीजें सही मानते हैं, लेकिन कई बार उनके सोर्सेज याद नहीं करते हैं कि भी ये चीजें कहां से निकल कर आई हैं और किन लोगों ने क्या नाम दिया है। तो थोड़ा यहां ध्यान रखिएगा, चित्रांगद मौर्य मानमोरी के शिलालेख में आता है और चित्रांग जो है वो कविराज श्यामल दास जी के द्वारा किसमें दिया गया है, वीर विनोद नामक पुस्तक में दिया गया है। चलिए भाई बात करेंगे इस शिलालेख के बारे में, मानमोरी के शिलालेख के बारे में। तो थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा, मानमोरी के शिलालेख में हमें 4 मौर्य शासकों के बारे में क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है। 4 मौर्य शासक, जिनमें सबसे नंबर पहले पर आता है भीम, फिर भोज, फिर महेश्वर और अंतिम आता है मान। ठीक है ना, यहां मान, ये मान मोरी नहीं है शायद, ठीक है ना, ये मान अलग है क्योंकि मान मोरी अलग है, तो इसलिए याद रखिएगा ये 4 शासक हैं। हो सकता है इस मान का नाम या इस मान का उल्लेख केवल मान मोरी के लिए किया गया हो और इसीलिए इस शिलालेख को हमने मान मोरी का शिलालेख नाम दिया हो, मान मोरी या मान मौर्य का शिलालेख नाम दिया गया हो। तो ये 4 हमें मौर्य शासकों की जानकारी जो है हमें इस शिलालेख से प्राप्त होती है। जैसा कि मैं बता रहा था, इस शिलालेख की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि हमें इसी शिलालेख से समुद्र मंथन अर्थात अमृत मंथन, समुद्र मंथन, जिस समय समुद्र का मंथन कर कर अमृत क्या किया गया था, निकाला गया था, उस पूरी जानकारी की या पूरी कथा की पूरी कहानी जो है वो हमें इस शिलालेख के अंदर उत्कीर्ण की हुई थी। और इस बात के बारे में हमें बताने वाले व्यक्ति कौन थे, कर्नल जेम्स टोड थे। उन्होंने ही ये बताया था अपने वृत्तांत के अंदर कि इस शिलालेख के ऊपर समुद्र मंथन और अमृत मंथन की क्या है, हमें जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट बात करें तो कर्नल जेम्स टोड ने इसे समुद्र में फेंक दिया। क्यों फेंक दिया भाई, चलो बात करते हैं इस विषय में। कर्नल जेम्स टोड ने जब ये शिलालेख खोजा तो काफी भारी था ये और एक बहुत बड़े पत्थर पर लिखा हुआ था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इस शिलालेख को कहाँ ले जाऊं, इंग्लैंड लेके चला जाऊं। और उस समय कर्नल जेम्स टोड जो थे उन्होंने इस शिलालेख को अपने जहाज के ऊपर क्या कर लिया, रख लिया और समुद्र के रास्ते से वो इंग्लैंड जाना शुरू करने लगे। लेकिन रास्ते में अत्यधिक भार होने के कारण जहाज डगमगाने लगा और इस शिलालेख को, ठीक है ना, अपने जहाज को बचाने के लिए कर्नल जेम्स टोड को कहां फेंकना पड़ा, समुद्र में फेंकना पड़ा। तो यह माना जाता है कि कर्नल जेम्स टोड ने इस शिलालेख को उस समय समुद्र में क्या कर दिया था, फेंक दिया था। तो ये शिलालेख जो है, ये शिलालेख मानमोरी का शिलालेख कहलाता है। दोस्तों आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट 5 शिलालेखों के बारे में जानकारी ली है, जिसमें एक शिलालेख हमने पढ़ा मानमोरी का शिलालेख, दूसरा शिलालेख हमने पढ़ा नानसा युगस्तंभ शिलालेख, तीसरा शिलालेख हमने पढ़ा बिजोलिया का शिलालेख और चौथा शिलालेख पढ़ा हमने घटियाला का शिलालेख और 5वां सबसे इंपॉर्टेंट शिलालेख जो पहले नंबर पर हमने पढ़ा था बडली का शिलालेख, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है। मैं आपसे और मेरा चाणक्य परिवार आपसे ये गारंटी लेता है कि इस, ठीक है ना, जानकारी के साथ आप याद रखिएगा, अपने इस मैदान में उतरिए, परीक्षा के मैदान में, और यहाँ से आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो ये मेरी जानकारी के अंदर से बाहर नहीं आएगा, ये मैं आपसे क्या करता हूँ, वादा करता हूँ। तो आप इतना पढ़ लीजिए, पर्याप्त है, और कहीं ना कहीं आपको इसी के अंदर से क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आप पीछे के पेपर उठा के देखिए, ठीक है ना, सभी पेपरों के अंदर इससे कहीं भी बाहर क्वेश्चन नहीं आया है। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूं। लेकिन इससे पहले आपसे ये अपील भी करता हूं कि चाणक्य क्लासेस का अपने आपका एक खुद का, ठीक है ना, चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वहाँ पर समय समय पर परीक्षा उपयोगी जानकारियाँ भी उसमें दी जा रही है कि भी कौन सा पेपर जब अभी निकलने वाला है, उसमें कौन कौन सी योग्यताएं चाहिए, उसमें कौन से सिलेबस चाहिए, और साथ ही साथ आपको कुछ क्या है, मतलब ना शिक्षावर्धक वीडियो भी वहाँ पर क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। कुछ टॉपिक्स के वीडियो जो हैं वो डाले गए हैं वहाँ पर, तो उनसे भी आप जानकारी ले सकते हो। आशा करता हूँ ये जो टॉपिक है आपको अच्छा लगा होगा। अब मुझे आप इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, ठीक है ना, अभिलेखों के पार्ट 2 के अंदर। धन्यवाद।